कशा पद्धतीने हे अभियान असणार आहे? छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त महसूल खात्यामार्फत राज्यातल्या प्रमुख 15 सेवा महाराष्ट्रातील जनतेला घरपोच मिळाव्या, शिबिराच्या माध्यमातून मिळाव्या म्हणून राज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान सुरू झालेलं आहे। तहसील मधील जे मंडळ आहेत, महसुली मंडळ, राज्यातल्या सर्व महसुली मंडळामध्ये नगरपालिका, नगरपंचायती, महानगरपालिकामध्ये अभियान होणार आहे। प्रत्येक मंडळामध्ये जिल्हाधिकारी यांनी अभियान आयोजित करायचे आहे। सर्व लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, राज्यसभा, विधान परिषद सदस्यांना, पालकमंत्री यांना बोलावून त्यांच्याही चर्चा करून या अभियानाची सुरुवात करायची आहे। मार्च मध्ये 7 मार्च आणि 14 मार्च, एप्रिल मध्ये 10 एप्रिल आणि 17 एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये 8 मे आणि 15 मे 6 वेळा एका तालुक्यात 6 स्पॉटवर हे शिबिर होणार आहे। आणि त्यामुळे तालुक्यातली संपूर्ण जनता, तालुक्यातले संपूर्ण नागरिक या शिबिराच्या माध्यमातून आपापल्या सेवा उपलब्ध करून घेणार आहे। यामध्ये महत्त्वाच्या सेवा ज्या आहेत, तुकडेबंदी कायदा आपण निरस्त केल्यामुळं 60 लाख परिवाराची रजिस्ट्रेशन थांबलं होतं, ते रजिस्ट्रेशन होणार आहे। जिवंत सातबारा, मृत सातबारा जो आहे त्याला जिवंत सातबारा वारस नोंदणी करणार आहोत। या ठिकाणी 15 रुपयामध्ये डिजिटल सातबारा कसा मिळेल, आता तलाठ्याकडे जायची गरज नाही। 15 रुपये भरले महाभूमी ॲपवर, तुमचा सातबारा, डिजिटल सातबारा, अधिकृत सातबारा तुम्हाला घरपोच मिळेल। ही सेवा त्या ठिकाणी चालू करतो आहोत। आणि एवढंच नाही तर या महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री बळीराजा पांदन रस्ते योजनेमध्ये जे पांदन रस्ते आहेत शेतकऱ्यांचे, त्याला क्रमांक देणे, सर्व रस्त्याचं मोजमाप करणे, सर्व रस्ते खुले करणे हे अभियान आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचं, जे आता आपण येण्याची अट रद्द केली, सनद रद्द केली, त्या येणे आणि सनदची गरज नाही हा जो आपण कायदा केला आहे, त्यामुळं जे व्यावसायिक आहे, रहिवासी लोक आहेत, नागरिक आहे, त्यांना त्या ठिकाणी विदाऊट त्या ठिकाणी कुठलंही कागदपत्र न घेता या ठिकाणी येणे देण्याच्या बद्दलची माहिती पूर्ण दिली जाणार आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचं, 1 जानेवारी 2011 पूर्वी 1 जानेवारी 2011 पूर्वी ज्यांचे घर सरकारी जागेवर आहे आणि रहिवासी भागात आहे, रहिवासी बेल्ट आहे, सरकारी जागा आहे, त्या सर्व घरांचे पट्टे वाटप, मराठवाड्यात कबाला वाटप म्हणतात, त्या सर्व घरांना आम्ही या ठिकाणी पट्टे वाटप करणे, जेणेकरून त्या गरीब माणसाला त्याचं घर बांधता येईल। सरकारी पट्टा नसल्यामुळं त्या अतिक्रमित घरमालकाला घर बांधता येत नाही। या राज्यामध्ये 15 लाख परिवार असे आहेत ज्यांच्याकडे सरकारी जागेवर आहेत पण त्यांचे घरं नाहीत, त्यांनाही पट्टे वाटप करण्याचा निर्णय आपण या ठिकाणी करतो आहे। या राज्यातल्या प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या कायद्याने त्यांचा अधिकार मिळाला पाहिजे, याकरता हे अभियान आहे। या अभियानामध्ये आमच्या सर्व मीडियाच्या प्रमुखांना माझी विनंती आहे की समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत या अभियानामध्ये आपण जो लाभ देणार आहोत, आपल्याही माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेला हे अवगत व्हावं, अशी या ठिकाणी विनंती मी आपल्याला करणार आहे। जिल्हा परिषद असेल किंवा मग पंचायत समिती असेल, त्या संदर्भात स्वीकृत नगरसेवकांची मागणी ही तुमच्याकडनं करण्यात आली होती सगळ्यात पहिले, आणि ती आता मंजूर झाली आहे। काय नेमकं भावना आहे? मी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, आमचे दोनही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, सुनेत्रा पवारजी आणि राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरेजी या सर्वांचा आभार मानतो की महाराष्ट्राच्या जनतेला अपेक्षित असलेला निर्णय आणि फार मोठी मागणी होती, ज्याप्रमाणे नगरसेवक नगरपालिकामध्ये स्वीकृत सदस्य आहेत
महानगरपालिकामध्ये स्वीकृत सदस्य होतात त्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीमध्ये हे स्वीकृत सदस्य व्हावेत. 10 जिल्हा परिषद सदस्यामागे 1, 5 पंचायत समिती सदस्यामागे 1 असे स्वीकृत सदस्य व्हावेत ही मागणी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली. आणि यातून आता हे होणार आहे की आरक्षणामुळं कधी कधी महिला आरक्षण असल्यामुळं एक चांगला कार्यकर्ता त्या पक्षामध्ये आहे, कुठल्याही पक्षाचा राहू दे, त्या संख्येप्रमाणे त्यांना स्वीकृत सदस्य मिळणार आहे. हे काही गव्हर्नमेंट नॉमिनेट करणार नाही आहे. 10 सदस्य निवडून आल्यावर 1 स्वीकृत मिळणार आहे. तर यामध्ये एकच फायदा होईल की रिझर्वेशनमुळं आता नंदुरबार जिल्हा पूर्ण रिझर्व आहे शेड्यूल ट्राईब, पालघर जिल्ह्यामध्ये 90% शेड्यूल ट्राईब रिझर्वेशन आहे. अशा वेळी मात्र जे चांगले कार्यकर्ते आहेत, जे खूप काम करतात पण त्यांना कधीच संधी मिळत नाही रिझर्वेशनमुळं. कधी कधी महिला आरक्षण झाल्यामुळे चांगला कार्यकर्ता इमानदारीने काम करतो पण त्याला सिस्टीमच्या बाहेर राहावं लागतं, जिल्हा परिषदेच्या बाहेर जावं लागतं. आणि त्यामुळं त्या पक्षातल्या उत्कृष्ट कार्यकर्त्यांना त्या ठिकाणी संधी मिळावी आणि एक नवं नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रामध्ये तयार व्हावं याकरता स्वीकृत सदस्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या सरकारने घेतला, देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला आहे. मी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींचा आभार मानतो. लवकरच महाराष्ट्र विधिमंडळात कायदा येईल, कायदा मंजूर झाला की ही स्वीकृत सदस्य संख्या लागू होईल. सर, माजी अधिकारी के.पी. रघुवंशी यांनी एका पुस्तकात दावा केला आहे की मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणामध्ये त्यांच्यावर युपीएचं सरकार होतं तेव्हा दबाव टाकण्यात आला होता. जे आरोपी आहेत त्यांना सोडून देण्यासाठी, आणि जेव्हा त्यांनी नकार दिला तेव्हा एटीएस पदाचे ते प्रमुख होते, त्याच्यावर त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. युपीएचं सरकार होतं त्या काळात. नाही, असं आहे की जे काही आता खुलासे येतात त्या खुलाशावर त्यांनी जर सरकारकडे अधिकृतपणे ही माहिती कळवली किंवा याबद्दलचे काही पुरावे कळवले तर सरकार कारवाई करतं. पण आता एखाद्या पुस्तकामध्ये एखादी बातमी छापून येतं त्या आधारावर मग त्यावर किती त्यांनी या ठिकाणी खरं तर सुमोठं सरकारकडे काही आपल्याबद्दलचं जे काही त्यांच्या काळात घडलं ते सांगितलं तर काही त्या ठिकाणी विचार करता येतो. सर, VSR कंपनीच्या उद्यानांवरती बंदी घालण्यात आली, यावर आता संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना टोला लगावलाय का असा प्रश्न निर्माण झाला. ते म्हणतात की देवेंद्र फडणवीस यांनीच VSR कंपनीकडे स्वतःचं एक विमान ठेवलं असावं अशी शंका ते उपस्थित करतायत. नेमकं काय म्हणायचं? संजय राऊतांनी ज्या आतापर्यंत शंका उपस्थित केल्या त्यातली एकही शंका ही खरी निघाली नाही. संजय राऊत शंका निर्माण करतात, तेच समाधान करतात. त्यामुळं मला वाटतं की अशा प्रकारच्या टिप्पण्या आणि कुठल्या कंपनीचं विमान वापरलं, आता त्या कंपनीने त्या विमानाच्या मागे त्या कंपनीने काय दुरुस्त्या केल्या नाही दुरुस्त्या केल्या हे तर काही आम्ही थोडी पाहत असतो. आम्ही फक्त विमान बुक करतो. विमान बुक केल्यावर त्यांची जी कायद्याची जबाबदारी आहे त्या कायद्याची जबाबदारी त्यांनी पूर्ण केल्या पाहिजे. तर मला असं वाटतं की विमान वापरणं काही चूक नाही आहे. ज्या हँडलिंग कंपन्या आहेत, ज्या त्या ठिकाणी ज्या कंपन्याचे विमान आहेत त्यांनी फ्लाईट चालवताना किंवा फ्लाईट ऑपरेट करताना किंवा ऑपरेटर म्हणून किंवा मालक म्हणून ज्या दक्षता घ्या त्या दक्षता घेतल्या पाहिजे. त्या ठिकाणी दक्षता न घेतल्यामुळे काही जर ॲक्सिडेंट झाले त्यांचीच जबाबदारी आहे. त्यामुळे एखाद्या कंपनीचं विमान केव्हा बिघडेल केव्हा चांगलं राहील, पण मात्र त्या ठिकाणी योग्य पद्धतीने देखभाल दुरुस्ती केली पाहिजे. शेवटी अनेक जीवाचा प्रश्न असतो. एक ॲक्सिडेंट झाल्यावर 6-6, 8-8 लोक त्या ठिकाणी मृत होतात आणि असे अपघात होतात. त्यामुळं अशा कंपन्यांना कठोर कारवाई केली पाहिजे. व सरसकट या ठिकाणी कुणावर एका फ्लाईट या ठिकाणी कुणावर या ठिकाणी या असं म्हणणे की बाबा यांच्याकडे विमान आहे त्यांच्याकडे विमान आहे. मी कितीदा विमान वापरलं आहे VSRचं, त्यामुळं ते वापरणंच चूक होतं हे म्हणण्यापेक्षा आता ॲक्सिडेंट झाला, जो काही अपघात झाला त्यातनं त्या कंपनीचं जर समजा जर ती कंपनी दोषी असेल तर त्यावर कडक कारवाई केली गेली पाहिजे का तर केली पाहिजे यावर जास्त भर दिला गेला पाहिजे. आपल्यातनं जाऊन आज एक महिना पूर्ण झालेला आहे. त्यांच्या आठवणीनं आजही आणि आरोप प्रत्यारोपांमुळे संशयाचं काहूर माजले आणि त्याला सरकार खतपाणी घालते का असा प्रश्न राज ठाकरेंनी सुद्धा का बोलतो? नाही, असं आहे की एखाद्या इतक्या महत्त्वाच्या व्यक्तीचा ॲक्सिडेंट झाला, अपघात झाला, जे काही चौकशीमध्ये येईल यामध्ये प्रत्येक बाबीवर चौकशी वेगवेगळ्या माध्यमातून होत असतं. छोटाशी गोष्ट शिल्लक राहू नये, छोटीशी चौकशीमधनं कुठली बाब सुटू नये.
याची काळजी घ्यावं लागतं असं ॲक्सिडेंटमध्ये. आणि मग काही ॲडिशनल माहिती येणे, मग काही ॲडिशनल माहिती येणे, मग काही ॲडिशनल माहिती येणे, त्यापेक्षा कुठलंही सरकार किंवा कुठलीही तपास यंत्रणा संपूर्ण बाजू, संपूर्ण त्या ठिकाणी यंत्रणा एकत्र येऊन त्याचा रिपोर्ट तयार करतं. आणि त्यामुळं घाईघाईत जर रिपोर्ट दिला आणि त्यातलं कुठलं सुटलं तर चौकशीच बरोबर झाली नव्हती, त्यामुळे थोडा वेळ दिला चालतं. पण कुठल्याही चौकशीमध्ये कुठलाही टाचणीभरही त्या ठिकाणी कुठलाही गोष्टी शिल्लक राहू नये. संपूर्ण जनतेसमोर आलं पाहिजे, म्हणून काही चौकशांना थोडा वेळ लागतो. पण मला असं वाटतं की ही अत्यंत हाय प्रोफाईल केस आहे. अजितदादासारखे आमचे मार्गदर्शक नेते, महाराष्ट्राचे लोकनेते या ॲक्सिडेंटमध्ये गेले आहेत. ही सोपी केस नाही आहे. ही वर्षानुवर्ष काळ एक पिढीपर्यंत महाराष्ट्राच्या जनतेला दुखवणारी केस आहे, हे घटना आहे. आणि त्यामुळे मला वाटतं की याची चौकशी पूर्ण करताना एकही त्यातला कुठलाही विषय सुटू नये, म्हणून मला वाटतं थोडा उशीर होतोय. रोहितदादा पवार हे म्हणाले की ह्या एसआर कंपनीचं विमान वापरण्याची परवानगी नसताना हे विमान कसं काय वापरण्यात आलं, असं आहे की या चौकशीचा भाग आहे. आणि त्यानंतर त्यांच्यावर पाठिंबा सत्तापक्ष नेते का करतात? मी चौकशी जे येईल आता काही फार काळ नाही आहे. परवाच उड्डाण मंत्र्यांनी म्हटलं की बाबा 1-2 दिवसामध्ये येईल, आपल्यासमोर येईल. दूध का दूध पाणी होईल. समजा विमान कंपन्या दोषी असतील तर मग त्यावर काय, समजा कोणाची दोषी आहे त्यावर काय. जर तरला अर्थ नाही आहे, चौकशी रिपोर्ट येऊ द्यावा आणि मग वाटल्यास चौकशी रिपोर्टमध्ये जो दोषी असेल त्याला कुठल्याही लेवलवर जाऊन त्याची कारवाई झाली पाहिजे. जी कारवाई लागेल ती केली गेली पाहिजे. फक्त अधिकृत रिपोर्ट हा लवकरच येणार आहे असं मला कालही माननीय उड्डाण मंत्री म्हटले मुरलीधर मोहोळजी. त्यामुळे त्यांनी काहीतरी मीडियालाही सांगितलं आहे. पण मला असं वाटतं थोडा काळ द्यावा, त्या काळातनं सत्य समोर येईल. सर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से राज्यामध्ये अवकाळी पाऊस होता, त्याच्या संदर्भात काय सरकार? नाही राज्यातल्या अवकाळी पावसाबद्दलचे संपूर्ण पंचनामे करण्याचे आदेश हे मुख्य सचिवाला दिले आहेत. मुख्य सचिव आपल्या जे मदत पुनर्वसन खातं आहे त्या माध्यमातून आणि आमच्या जिल्हाधिकारी आणि महसूल यंत्रणेमार्फत, कृषी यंत्रणेमार्फत या ठिकाणी सर्वेक्षण करताय. रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व अभियान की शुरुआत की गई है. इस अभियान की विशेषताएं क्या है? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती उत्सव चल रहा है और इसी उपलक्ष्य में महाराष्ट्र में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग है, 15 सेवाएं जनता को घर पहुंच देना चाहता है, जो इम्पोर्टेंट सेवाएं हैं. इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान का शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है. इसका पहला शिविर 7 मार्च को होगा. ये मंडल स्तर पर होगा. तहसील में जो मंडल, महसूली मंडल होता है, रेवेन्यू मंडल, वहां पर होगा. 15-20 गांवों का एक शिविर होगा. 7 मार्च को एक होगा, 14 मार्च को एक होगा. एक शिविर आगे में हमने अप्रैल महीने में तय किया है. अप्रैल महीने में हम ये शिविर 10 अप्रैल को और 17 अप्रैल को करेंगे. 10 अप्रैल और 17 अप्रैल को दूसरे शिविर होंगे, उसी तहसील में होंगे. और तीसरे 8 मई और 15 मई को नगर पालिका, नगर पंचायत में होंगे. ये 6 शिविर जिसमें पूरा तहसील कवर किया जाएगा. तहसील की सारी जनता को, नागरिकों को सेवाएं मिलेगी. एक तहसील में 6 शिविर होना, ये आज तक के हमारे राजस्व विभाग में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है. और इस शिविर में खासकर जो हमने फ्रैगमेंटेशन एक्ट को रद्द कर दिया है, टुकड़ेबंदी कायदा हम जिसको कहते हैं, जिसमें 60 लाख परिवार महाराष्ट्र में ऐसे है 1000 फुट का, 1500 फीट का प्लॉट लिया है लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. ये सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन करने का निर्णय इसमें होगा. 60 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन करना जो फ्रैगमेंटेशन टुकड़ेबंदी कायदे में रुके हुए है. उसके बाद हमने मुख्यमंत्री बड़ी राजा पांदन रास्ते योजना, खेत के किसानों के रास्ते की योजना बनाई है. इसमें किसानों के खेत के सारे जो रास्ते हैं इसको नंबरिंग कर रहे हैं. जैसे नेशनल हाईवे को, स्टेट हाईवे को नंबर होता है, सारे रास्ते नंबरिंग करेंगे, उसका अतिक्रमण निकालेंगे, सारे रास्तों को खुला करेंगे. ये दूसरा अभियान है. तीसरा महत्वपूर्ण अभियान है. इस अभियान में 1 जनवरी 2011 के पहले जो लोगों ने सरकारी जगह पर अतिक्रमण किया है और वो रहिवासी जगह है, 40-40 साल से लोग रहते हैं लेकिन उनका घर रेगुलाइज नहीं किया गया है, हम ये शिविर में ये महाराष्ट्र के कम से कम 15 लाख परिवारों को
उनके घर की मालकियत देंगे, इसके लिए भी ये अभियान का फायदा होगा। और साथ साथ में यहाँ पे हमने जो एनए रद्द कर दिया गया है, एनए हमने रद्द कर दिया इस राज्य में, तो इसके बाद किसी को एनए की जरूरत नहीं गिरेगी। बहुत लोग अभी इसको ये मालूम नहीं है कि एनए रद्द करने के बाद क्या करना है, तो उसका जो एसओपी हमने इशू किया है कि एनए के लिए जाने की जरूरत नहीं, सनद लेने की जरूरत नहीं, तहसीलदार के पास जाने की जरूरत नहीं, डिप्टी कलेक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जिस दिन आप नक्शा मंजूर करोगे उसी दिन आपका एनए हो जाएगा। ये जो हमने एक्ट में और कायदा किया है, इसका भी प्रेजेंटेशन हम इस शिविर में करेंगे, ताकि महाराष्ट्र की सारे जिलों में, सारे तहसील में ये अभियान होगा। 15 सेवाएं हम इसमें देंगे। मुझे लगता है कम से कम 50 लाख परिवारों को इस शिविर के माध्यम से उनकी सेवाएं देने का हम प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस साहब, रोहित पवार लगातार आरोप लगा रहे हैं और जांच को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, एफआईआर नहीं ली रहे, इसलिए वो मुख्यमंत्री। देखिए कि एफआईआर लेना, एफआईआर करना, ये सब बातें चौकसी के आधार पे। जब ऑनगोइंग चौकसी चालू है और इंक्वायरी चालू है, तो इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। इतनी बड़ी केस में अजीत पवार जी का दुखद निधन, ये सबके लिए, एक पीढ़ी के लिए दुखदायी है। पूरी पीढ़ी आने वाली, एक पीढ़ी तक माननीय अजीत दादा की इस अपघात का, जो एक्सीडेंट का दुख सबको है। आने वाले कई सालों तक इसका महाराष्ट्र को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ऐसे में इतनी हाई प्रोफाइल केस में, इतनी वीआईपी केस में जो चौकसी चल रही है, सारे तरह से चौकसी चल रही है, सारी तरफ से इंक्वायरी हो रही है। और ऐसे इंक्वायरी में जब इंक्वायरी का रिपोर्ट आने का ही है, वो ऑनगोइंग है, आएगा। ऐसे में अपन किसी गलत तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हो, जो सही इसमें दोषी है उसके ऊपर लंबी कार्रवाई हो, बड़ी कार्रवाई हो, छूटे ना, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा सब्र होना चाहिए। सभी तरह से हम लोग जुटे हुए हैं, सरकार जुटी हुई है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ये हाई प्रोफाइल केस पे काम कर रही है, एक्सीडेंट पे। ऐसे में रिपोर्ट आने के बाद जो जो आपको आगे की स्टेप लेना वो लेना दे सकते हैं, और मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सवाल है कि अबू आजमी ने एक सदन में मांग उठाई थी कि पासमानदा यानी कि गरीब तबके के जो मुसलमान है उनको धर्म के आधार पर नहीं, लेकिन पिछड़ेपन के आधार पर 5% नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देना चाहिए। नहीं, पासमानदा समाज गरीब है, मुस्लिम में भी ओबीसी समाज है, वहाँ भी 18 पगड़ जातियाँ है, और उसमें भी छोटे छोटे गरीब लोग हैं। और मुझे लगता है जो ओबीसी में आते हैं उनको ओबीसी का आरक्षण मिलता ही है, जो ओबीसी में आते हैं। लेकिन जो ओबीसी में नहीं आते उनको आरक्षण नहीं मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐसा है कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं होगा। धर्म के आधार, हिंदू ये आधार पे नहीं होगा, कोई मुस्लिम, कोई ये आधार पे नहीं होगा, तो जाति के आधार पे होता है। तो जाति जो शेड्यूल कास्ट में आती है, शेड्यूल कास्ट में आरक्षण मिलता है, शेड्यूल ट्राइब में आती है, शेड्यूल ट्राइब में मिलता है, ओबीसी में आती है, ओबीसी में मिलता है, और इसका शेड्यूल ठहरा हुआ है। तो मुझे लगता है जाति धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं मिलता है। और जहां तक ओबीसी समाज में कुछ मुस्लिम समाज भी आता है, उनको आरक्षण वह मिलता ही है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं क्या, जो आरक्षण? देखिए, धर्म के आधार पे आरक्षण तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है, कोर्ट के रिजल्ट है। जो जाति में आता है, कई जगह तो ओबीसी में आता है मुस्लिम समाज, पसमानदा समाज, तो वो पसमानदा समाज ओबीसी में आरक्षण लेता ही है। बहुत जगह ऐसा है कि ओबीसी में जाति आती है, 353 जातियों में कई मुस्लिम जाति भी आती है जो आरक्षण लेती है। तो मुझे लगता है कि धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जातियों का आरक्षण दिया हुआ है, उसके ऊपर ही आरक्षण मिलना चाहिए। एक अंदर सवाल, शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को बरी कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली का, उसने बरी किया। सीबीआई को फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि आपके लोगों ने किन पिन बताया था। देखिए, कोर्ट का निर्णय आने के बाद सीबीआई उसको आगे क्या करना है उसका निर्णय लेगी। लेकिन कोर्ट का निर्णय आने के बाद ये कोई हमारा हस्तक्षेप तो है नहीं। हमारा हस्तक्षेप होता तो कोर्ट का निर्णय और कुछ आता है, क्योंकि कोर्ट में तो हम हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते। अब कोर्ट का निर्णय है, उसको सबको मान्य करना है। कोर्ट के निर्णय में ना कोई मैं हस्तक्षेप कर सकता हूँ, ना कोई सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। कोर्ट का निर्णय आया है, उसको मान्य करेंगे। सीबीआई को नहीं पटा तो ऊपर जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है आज निर्णय आया है, कल और क्या ऊपर के कोर्ट में होगा ये आज तो हम बता नहीं सकेंगे। उद्धव जी और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह
हमेशा आके कहने पर ये सब हुआ चुनाव के वक्त पे, और ऐसे में अब उनको माफी मांगनी चाहिए केजरीवाल से। देखिए क्या संबंध आता है मोदी जी का और अमित भाई का। नहीं, उनका ये कहना है कि जिस राज्य में चुनाव होता है और विपक्ष की सत्ता होती है तो केंद्र सरकार इसी तरीके से उन्हें डरा धमका कर कैसे छोटे केसेस ये ऐसा करना, ये ऐसी कृति करना जो आप बोल रहे डरा धमकाने की कृति, चुनाव में आने के बाद वहाँ के अपोजिशन नेताओं को तकलीफ देने की नीति, ये नीति बीजेपी कभी नहीं करती। ये नीति कांग्रेस पार्टी की है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी ने 50 साल कांग्रेस पार्टियों ने इस प्रकार से राज चलाया है। उनके ब्लड में ये है, हमारे ब्लड में ये नहीं है। हमारे नेता कभी ऐसा करते नहीं है और स्वच्छ प्रतिमा से चुनाव लड़ते हम लोग। कभी डरा धमका के कभी कोई चुनाव नहीं हुआ है। ये बताइए कि महाराष्ट्र में कई आपको केस मिली है? किसी को डरा है, किसी को धमका है? हमने कभी उद्धव जी को डरा है? हमने कभी कांग्रेस वाले को डरा है? कभी हम डराते नहीं है। वो खुद ही हार रहे हैं, चुनाव खुद ही हार रहे हैं और चुनाव का हारने का वो हल भी नहीं निकाल रहे हैं। उनकी राजनीति क्यों चुनाव हार रहे हैं? चुनाव से उनको कोई सीखना नहीं है, हारने से। चुनाव के हारने के बाद सीखना चाहिए और जीतना चाहिए। बीजेपी चुनाव के हारने के बाद, हम लोकसभा हारे, हमने सीखा, हमने काम किया, हम जीते। कोई भी चुनाव को परीक्षण करना चाहिए, हम क्यों हारे हैं। अगर परीक्षण करना ही नहीं होगा तो मुझे लगता है आत्म परीक्षण अगर नहीं करना होगा तो आप हमेशा चुनाव हारते रहेंगे। चुनाव हारने के बाद जीतने के लिए सीखना चाहिए कि क्यों चुनाव हारे हैं। ये इंडिया आघाड़ी करने रही, ये महाविकास आघाड़ी करने रही, इसलिए परिणाम महाराष्ट्र में ऐसे आ रहे, देश में ऐसे आ रहे। और हमारी पार्टी कभी भी डरा धमकाकर कोई भी चुनाव नहीं लड़ती है। हम लोग लोकशाही के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं। थैंक यू सर।